गोल्डन फिल्म स्टोरी इज प्रेजेंटिंग वॉरियर्स वे। कहानी की शुरुआत यांग से होती है जो कि एक योद्धा है और इसका ताल्लुक सैड फ्लूइड कबीले से है। अब यहाँ यांग अपने कबीले के दुश्मनों के लीडर को मारने आया हुआ था। इसी वजह से इस दुश्मन कबीले के लोग इससे लड़ते हैं और यांग इन्हें बहुत बहादुरी से मार गिराता है। फिर इनके लीडर का भी काम तमाम कर देता है। लेकिन उसी वक्त यांग को एक बॉक्स में दुश्मन कबीले के लीडर की एक छोटी सी बच्ची मिलती है। लेकिन यांग अच्छे दिल के होने की वजह से इस बच्ची को नहीं मारता और उसे उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। अभी यांग ये जानता है कि इसके कबीले के लोग इस मासूम बच्ची को मार डालेंगे क्योंकि वो बच्ची दुश्मन कबीले की लीडर की है। अभी यांग बच्ची को लेकर जा ही रहा था कि इसके अपने कबीले के लोग रास्ते में इस बच्ची को मारने के लिए हमला कर देते हैं और यांग यहाँ हीरो की तरह इस मासूम बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए अपने ही कबीले के लोगों को मारने लगता है और एक एक करके सबको गिरा देता है। इनसे निपटने के बाद वो अमेरिका के एक छोटे टाउन लॉर्ड की तरफ जाने लगता है जहाँ उसका एक दोस्त स्माइली रहता है। सफर पूरा होने पर जब वहाँ पहुँचता है तो इसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो एक ड्वार्फ है और इसका नाम एडबुल है। यांग के पूछने पर एडबुल बताता है कि स्माइली यहाँ लॉन्ड्री का बिजनेस करता था लेकिन उसको मरे हुए तो 3 साल हो गए हैं। और यांग के पूछने पर वो लॉन्ड्री की शॉप का एड्रेस बता देता है। अब यांग इस मासूम बच्ची को उठाए वहाँ जाने लगता है। ये ऐसा टाउन था जहाँ टूटे फूटे मकान थे और लोग भी कम रहते थे। एडबुल स्माइली की जगह पर लॉन्ड्री तक यांग को पहुँचा देता है और वहाँ यांग को एक लड़की दिखती है जिसका नाम लिन है जो स्माइली की लॉन्ड्री की दुकान चलाती है। लिन को जब पता चलता है कि ये स्माइली का दोस्त है तो वो पूछती है कि क्या तुम अपनी बेटी के साथ यहाँ अकेले आए हो, तुम्हारी वाइफ कहाँ है। यांग बताता है कि ये मेरी बेटी नहीं है, इसके पेरेंट्स मर चुके हैं। ये सुनकर लिन इमोशनल हो जाती है और इसे उठा लेती है और फिर इस बच्ची का नाम अप्रैल रख देती है। इसके बाद लिन कहती है कि तुम इस बच्ची के साथ यहाँ रह सकते हो लेकिन बदले में तुम्हें लॉन्ड्री के काम में मेरी हेल्प करना होगी और मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। यांग मान जाता है। अगले दिन यांग लॉन्ड्री में था। कुछ लड़के गंदे कपड़े उठाकर उसे धुलवाने के लिए आते हैं। वो लड़के बहुत बदतमीज थे। इससे पहले कि वो यांग से लड़ाई शुरू करते एडबुल वहाँ आकर उन्हें भगा देता है और यांग से दोस्ती कर लेता है। उसके बाद वो यांग को खाना खिलाने ले जाता है। रास्ते में वो लिन को देखता है जो डार्ट पर निशाना लगाने की कोशिश कर रही होती है। अब इस टाउन में यांग बहुत खुश रहने लगा था। लॉन्ड्री का काम भी करवाता था और खेलता भी था और वहाँ बंजर जमीन में फूलों के प्लांट्स लगा देता है। सब लोग इसकी इस काम में मदद करते हैं और थोड़े ही वक्त में वो जगह फूलों से भरा एक खूबसूरत बाग बन जाती है। वहाँ के रहने वाले लोग उस छोटी बच्ची अप्रैल से बहुत प्यार करने लगे थे। अब यहाँ यांग को जिंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है कि किसी चीज को खत्म करना बहुत आसान होता है लेकिन किसी चीज को बनाने में सदियां लग जाती हैं। फिर एक दिन यांग एडबुल के साथ था और वहाँ वो लिन को पास में कब्र पर फूल रखते देखता है। यांग एडबुल से पूछता है कि लिन किसकी कब्र पर फूल रख रही है। फिर एडबुल लिन के माजी की कहानी बताता है कि जब लिन 16 साल की थी तो इस टाउन में कर्नल नाम के आदमी ने इस शहर में अपने लोगों के साथ हमला कर दिया और वो पहले भी ऐसा किया करता था, लोगों को मारता था और वहाँ की चोरी करता था। एक बार कर्नल ने लिन को अगवा कर लिया लेकिन लिन ने वहाँ पड़े गरम तेल के बर्तन में से तेल कर्नल के मुंह पर गिरा दिया और वहाँ से भाग गई। कर्नल तो गुस्से से पागल हो गया और इसके पीछे बंदूक लेकर भागा और इस पर गोली भी चला दी जिससे वो नीचे गिर गई। जैसे ही लिन के फादर अपनी बेटी की जान बचाने के लिए आए तो कर्नल ने सबसे पहले इसके फादर पर गोली चलाई और उसके बाद इसकी माँ और इसके छोटे भाई को भी मार डाला। ये सब लिन ने अपनी आंखों से देखा। इसके बाद लिन को तड़पता छोड़कर कर्नल अपने आदमियों के साथ वहाँ से भाग गया। इन टाउन वालों ने लिन की मदद की और इसका इलाज किया और इसके पेरेंट्स को दफना दिया। इसके बाद लिन ने खुद से वादा किया कि वो कर्नल से अपने पेरेंट्स का बदला जरूर लेगी। अब यांग फिर देखता है कि लिन निशाना लगाने की कोशिश कर रही थी लेकिन इससे निशाना ही नहीं लग रहा था और वो बहुत मायूस दिखती है। अब यांग तो एक योद्धा है इसलिए वो लिन को हिम्मत देते हुए इसे निशानाबाजी सिखाने लगता है और इसकी आंखों पर पट्टी बांधकर डार्ट के आगे खड़ा हो जाता है और इसे इंस्ट्रक्शंस देता है ये कहकर ध्यान लगाओ, घबराहट तुम्हारे दिल में है, हाथों में नहीं, और फोकस करो।
अब लिन ये सारी बातें सुनकर अपनी पूरी कोशिश करती है। लिन जब आंखों से पट्टी हटाकर देखती है तो वो जान जाती है कि इसका निशाना टारगेट पर लगा है। अब वो यांग से बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो काफी समय से निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन हर वक्त नाकाम रहती थी। यांग ने इसे निशाना लगाना बहुत जल्द सिखा दिया। उसी रात लिन यांग को कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में तुम्हारे दोस्त स्माइली ने सब बता दिया था कि तुम सैड फ्लूट कबीले के योद्धा हो और एक दिन तुम यहाँ आओगे। फिर वो पूछती है तुम सैड फ्लूट कबीले का मेंबर क्यों बने थे। ये सुनकर यांग बताता है एक दिन बचपन में मैं अपने पिता के साथ खेतों में काम कर रहा था, लेकिन सैड फ्लूट का मेंबर वहाँ आया और सिर्फ अपने तलवार की तेजी दिखाने के लिए उसने मेरे पिता की गर्दन काट डाली। उसी दिन से मैंने ये ठान ली कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन योद्धा बनकर दिखाऊंगा और अपने पिता का इनसे बदला लूंगा। इसके बाद यांग लिन को अपनी तलवार दिखाते हुए कहता है कि मैं इस तलवार को मयान से नहीं निकाल सकता। अगर मैं इस तलवार को मयान से बाहर निकालूंगा तो सैड फ्लूट के कबीले का लीडर इन रूहों के रोने की आवाज सुन लेगा जिनकी जान मैंने इस तलवार से ली है। ये सुनकर लिन बहुत हैरान रह जाती है। इसके बाद यांग लिन को तलवारबाजी की ट्रेनिंग देता है। अब इनका एक फेस्टिवल आ जाता है जिसे वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। उसी रात कर्नल वहाँ अपने आदमियों के साथ अटैक कर देता है और वहाँ मौजूद लोगों को टॉर्चर करने लगता है। जैसे एक जोकर के सर पर बकेट रखकर उसे गोली से उड़ाता है और इसके बाद उसी जोकर के सर पर ड्रिंक का गिलास रखकर बंदूक का निशाना लेने ही लगता है कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी रोन आ जाता है जो कि एक जंगी है और आकर इसका मजाक उड़ाने लगता है। अब कर्नल तो बहुत जालिम है और अपने आदमियों से कहकर इस रोन को घोड़े के पीछे रस्सी से बंधवा देता है। अब वहाँ वो एक कपल हस्बैंड और वाइफ को गोलियां मार देता है और अपने आदमियों को हुक्म देता है कि इनकी बेटियों को मेरे पास लेकर आओ। लेकिन इनकी जगह अब लिन तैयार होकर कर्नल के पास पहुंच जाती है। वो धीरे से अपना चाकू निकालकर इस पर हमला कर देती है, लेकिन कर्नल इसे पहचान जाता है और वो पहले ही पिस्टल निकाल कर लिन को पॉइंट कर देता है। कर्नल कहता है कि मैं जान गया था कि तुम वही 16 साल पहले वाली लिन हो। अब एट बुल जान गया था कि लिन अब मारी जाएगी। वो भागकर यांग को सब सच बताता है। अब यांग अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाल लेता है, जिसे सैड फ्लूट के लीडर को भी इसकी डायरेक्शन का पता चल गया था। वो अपने मेंबर्स के साथ यांग की तरफ अपने घोड़े दौड़ा देता है। इससे पहले कि कर्नल लिन को कोई नुकसान पहुंचाता, यांग वहां पहुंचकर कर्नल के आदमियों को बड़ी महारत से एक एक करके मार डालता है। लेकिन जब कर्नल को मारने की बारी आई तो लिन ने यांग को रोकते हुए कहा कि मैं इस कर्नल को अपने हाथों से मारूंगी और अपने पेरेंट्स का बदला लूंगी। अब ये बात कर ही रहे होते हैं कि कर्नल इनका ध्यान बटा देखकर लिन को पकड़कर विंडो से बाहर छलांग लगा देता है और खुद अकेला घोड़े पे बैठकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन लिन पीछे से चाकू का वार कर देती है और निशाना सही लगता है, जिसकी वजह से वो कर्नल नीचे गिर जाता है। लेकिन मास्क हटाने पर पता चलता है कि वो कर्नल नहीं है। कर्नल तो चकमा देकर पहले ही वहाँ से भाग निकला था। अब यांग लिन को बताता है मैंने तलवार म्यान से निकाल ली है, जिसकी वजह से मेरे कबीले के लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ पहुँचने वाले होंगे, इसलिए हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना तुम लोग भी मेरी वजह से मारे जाओगे। एट बुल भी इनको बताता है कि अब इन टाउन वालों की जान खतरे में है। कर्नल अपने ज्यादा आदमियों को लेकर दोबारा जरूर आएगा और टाउन वालों को अपना निशाना बनाएगा। अगर यांग तुम यहाँ से चले गए तो हम अकेले कर्नल का कैसे मुकाबला करेंगे। अब टाउन वाले भी बोलते हैं कि बगैर हथियारों के कर्नल का मुकाबला मुमकिन ही नहीं है। अब एट बुल रॉन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि आदमी हमारी मदद कर सकता है। जब रॉन की वाइफ की कब्र इसके कहने पर खोदी जाती है तो वहाँ बहुत सारे हथियार थे, क्योंकि रॉन भी एक फाइटर रह चुका था और रॉन की बीवी ने इससे अपने जीते जी वादा लिया था कि वो कभी भी हथियार यूज नहीं करेगा, इसलिए इसने ये हथियार इसके साथ ही दफना दिए। लेकिन अब रॉन अपने टाउन के लोगों की मदद करने के लिए इस वादे को तोड़ने पर मजबूर है। सब लोग वहाँ से हथियार लेकर इन गन्स को चलाने की अब प्रैक्टिस करने लगते हैं ताकि दुश्मन से लड़ा जा सके। और अगले दिन ऐसा ही होता है। कर्नल अपने आदमियों को लेकर इन पर हमला कर देता है। अब वहाँ नडर यांग तलवार लिए इनके सामने खड़ा था। रोन अपने साथी के साथ एक टावर पर गन से इनका निशाना लगाए हुए था। तभी रोन एक डायनामाइट का निशाना लेकर एक बड़ा धमाका कर देता है, जिसकी वजह से कर्नल के बहुत से आदमी मारे जाते हैं और धुआं ज्यादा होने की वजह से भी यांग कर्नल के दूसरे आदमियों पर हमला कर देता है। रॉन भी दूर से गन से हमला करता रहता है। कर्नल को रॉन का जैसे ही पता चलता है वो अपने कुछ आदमियों को इसे मारने के लिए भेज देता है, लेकिन रॉन अपने साथी के साथ वहाँ टावर से निकल जाता है। अब एक और धमाका होने से कर्नल के कुछ और आदमी भी मर गए थे। लेकिन उसी वक्त सैड फ्लूट के कबीले का लीडर अपने आदमियों को लिए वहाँ पहुँच गया था, जिसे देख कर अब सब बहुत डर जाते हैं।
इस सिचुएशन में यांग 8 बुल और लिन से कहता है कि तुम दोनों अप्रैल की जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाओ। इसी दौरान कर्नल और इसके बचे हुए आदमी सैड फ्लूइड के कबीले के मेंबर्स को अपना दुश्मन समझते हुए इन पर हमला कर देते हैं। लेकिन सैड फ्लूइड के मेंबर्स बहुत ही फुर्तीले थे। वो एक बिजली की तेजी दिखाते हुए कर्नल के लोगों को मारे ही जा रहे थे। अब सैड फ्लूइड कबीले का टारगेट तो वो मासूम बच्ची अप्रैल है, इसलिए वो सिपाही उस बच्ची को जान से मारने के लिए इसके पीछे भागते हैं। इन्हें देखते ही यांग इनके पीछे जाकर हमला करता है। यांग अपने ही कबीले के लोगों से खूब लड़ता है और एक एक करके इनकी गर्दनें उड़ाता रहता है। एक तरफ खड़ा सैड फ्लूइड का लीडर अब यांग पर बहुत गुस्सा है, क्योंकि इसकी नजर में वो अपने ही कबीले के लोगों को मार रहा है। अब यांग लिन के साथ अप्रैल को लेकर एक घर में छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ भी सैड फ्लूइड के कबीले के लोग पहुँच जाते हैं। लिन 8 बुल को अप्रैल देकर कहती है कि इसे किसी सेफ जगह पर ले जाओ। लिन यांग के साथ इन कबीले वालों का मुकाबला करती है, जो सबको ढेर करके घर से बाहर आते हैं तो 8 बुल नीचे गिरा हुआ था और वो बुरे तरीके से घायल था। वो बताता है कि कर्नल मुझसे बच्ची को छीन कर ले गया है। तो ये कहते ही वो मर जाता है। अब कर्नल दिखाया जाता है, जो अप्रैल को पकड़े एक जगह पर आकर अपने आदमी कमरे के बाहर पहरे के लिए खड़ा कर देता है, क्योंकि उसे अब यांग और सैड फ्लूइड के कबीले दोनों का ही डर था कि वो यहाँ जरूर आएंगे। अब वहाँ कबीले के लोग पहुंचकर कर्नल के लोगों पर हमला कर देते हैं, लेकिन अचानक से लाइट बंद हो जाती है और यांग अंधेरे में कर्नल के सब आदमियों पर वार करके उन्हें मार डालता है और आखिर में वो कर्नल तक पहुँच ही जाता है। लेकिन कर्नल अपनी गन अप्रैल की तरफ करके यांग को बच्ची को मारने की धमकी देता है और आखिर गोली भी चला देता है। यांग बिजली जैसी तेजी दिखाते हुए अपनी तलवार से कर्नल की चलाई हुई गोली को 2 हिस्सों में तोड़ देता है और उस बच्ची को गिरने से बचा लेता है। अब यांग कर्नल को खुद तो नहीं मारता, क्योंकि वो जानता है कि लिन अपने पेरेंट्स का कर्नल से बदला लेना चाहती है, इसलिए वो ऐसा करने के लिए लिन को कहता है, जो वहाँ आ गई थी। अब सबसे पहले लिन कर्नल की टांग पर तलवार से हमला करती है, जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है और इसके बाद तलवार को इसके जिस्म के आर पार करके उसकी जान ले लेती है। अभी यांग और लिन बच्चे को पकड़े कमरे से बाहर आए ही थे कि सामने सैड फ्लूइड का लीडर खड़ा था। वो यांग से कहता है कि तुम्हें इस दुश्मन कबीले की लीडर की बच्ची को अपने हाथों से मारना होगा, लेकिन यांग ऐसा कभी करने वाला नहीं था, इसलिए वो अपने लीडर से लड़ने के लिए तैयार है। इन दोनों के दरमियान बहुत खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें हार उस लीडर की ही होती है, जो इसे मरते मरते कहता है कि यांग तुम इस बच्ची को कहीं भी ले जाओ, सैड फ्लूइड के कबीले के लोग इसको और तुम्हें मार डालेंगे। ये कहते ही वो लीडर मर जाता है। यांग लिन के पास जाता है, जिसकी गोद में अप्रैल बहुत खुश थी। ये देखकर यांग लिन से कहता है, अप्रैल का ख्याल रखना, मैं यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ। सिर्फ मेरी तलवार ही है जिसके जरिए सैड फ्लूइड कबीले के लोग मुझे ढूंढ सकते हैं। अगर मैं यहाँ रहा तो तुम दोनों की जान खतरे में रहेगी। ये कहकर यांग कहीं दूर चला जाता है। अब बहुत महीनों के बाद यांग को एक बर्फीले इलाके में दिखाया जाता है, जहाँ सैड फ्लूइड कबीले के लोग इसे तलाश करते हुए पहुंच गए थे और वो इस पर हमला कर देते हैं, जिसे देखकर यांग अपनी तलवार निकालकर इनसे लड़ने के लिए तैयार है। और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। कहानी को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए इस चैनल के नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।